हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RVUNL के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के 2005 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL ने यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के 2005 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर RVUN में 308 वैकेंसी है, JVVN में 593, AVVN में 393, JDVVN में 448, RVPN में 263 वैकेंसीज निकली है। यहाँ से आप कंपनी वाइज वैकेंसीज की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। आप 5 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच में अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड या फिर ब्रांच के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फिर IPCC या फिर इंटरमीडिएट आपका यहाँ पर पास आउट होना जरूरी है और MBA आपने कर रखी हो या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर MCOM आपने कर रखी हो। साथ ही आपके पास O लेवल एग्जाम पास आउट होना चाहिए या फिर CCC, COPA या फिर DPCS या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास O लेवल का एग्जाम पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर CCC एग्जाम पास आउट होना चाहिए आपका, या फिर आपके पास डिग्री डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाओगे। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच में रखी गई है। जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। लेवल 5 से 10 के बीच में सैलरी आपको पोस्ट वाइज प्रोवाइड कर दी जाएगी। जनरल और अदर स्टेट कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 फीस है। SC, ST, PH, EWS, BC, MBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन राजस्थान है, आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, JEE ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF और जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF। इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हो और इनमें से आप पूरी डिटेल रीड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट के नाम है, कितनी इनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर RVUNL का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। गाइस, यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको हर हाल में फिल करने हैं। जिनके सामने स्टार नहीं है आप उन्हें भर सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डोमेन सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड पहले यहाँ पर एंटर करना है, फिर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करनी है। उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो ये वेरिफिकेशन कोड होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना होगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके लिए आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको आपके फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये यहाँ पर आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है। यहाँ पर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं पहनने हैं। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे होंगे। प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से करने हैं। यहाँ पर इनकी डायमेंशन 140 × 60 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर इस फाइल का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं, स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में जो वेब कैमरा है उसका यूज करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। और किसी कारणवश अगर आपके कंप्यूटर पर कोई वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल से स्कैन करें। आपके मोबाइल में जो भी QR कोड स्कैनर को रीड करने की ऐप है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइज अगर किसी कारणवश आपके फोटो सिग्नेचर की फाइल या फिर किसी अन्य फाइल का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको यहाँ पर उसे दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, वहाँ पर जिस फाइल का साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, वहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर RVUNRECTT 2026-27-02 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए है। जूनियर इंजीनियर में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की पोस्ट है, आप इनमें अपने अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है और फिर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप
राजस्थान से हैं या फिर राजस्थान से अलग किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप राजस्थान स्टेट से नहीं हैं, किसी और स्टेट के हैं इंडिया के, तो फिर आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पर BC या MBC कैंडिडेट हैं तो फिर आप क्रीमी लेयर में हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कंपनी की प्रेफरेंस देनी है, यहाँ पर आप किस कंपनी को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग कंपनी प्रेफरेंस के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी प्रेफरेंस देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं। फिर गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप TSP एरिया के अंतर्गत अप्लाई कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद TSP सर्टिफिकेट नंबर आप देंगे, किस डेट को वो इशू हुआ है वो आप बताएंगे। यहाँ पर आप प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं, TSP एरिया को या फिर नॉन TSP एरिया को। कैटेगरी यहाँ पर आप बताएंगे अपनी उस TSP एरिया की। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो फिर आपको अपना EWS सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। और अगर आप इस कैटेगरी से नहीं हैं तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप TSP एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल कर दिए जाएंगे। बस आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर बतानी होगी, फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस डेट को वो इशू है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। और EWS सर्टिफिकेट नंबर की डिटेल आपको देनी होगी अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप येस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, किस तरह की आपको डिसेबिलिटी है। और फिर यहाँ पर आप अपना PWBD सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आप देंगे। डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे। इस तरह से आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल्स आपको नहीं देनी होगी। यहाँ पर ये ऑप्शन सभी आपको डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे, आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल नहीं देनी होगी। और अगर आप PWD कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल कर दिए जाएंगे, इनमें आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 के। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये ऑप्शंस आपको डिसेबल्ड कर दी जाएंगे, इनमें आपको डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप डिसेबल्ड होंगे तो ये डिटेल्स आपको देनी होगी, नहीं तो ये आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दी जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ट्रांसजेंडर हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एम्प्लॉय हैं विद्युत निगम लिमिटेड के, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर सर्विस की डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, कब से आपने यहाँ पर सर्विस स्टार्ट की थी। कंपनी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है विद्युत निगम लिमिटेड में राजस्थान के किसी भी, तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर यह डिटेल्स आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच जो 1971 का युद्ध हुआ था आप उससे अफेक्टेड है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स प्रिजनर यहाँ पर जेलर हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर आप यहाँ पर पीरियड बताएंगे, कब से कितने मंथ का आपने यहाँ पर इसमें सर्विस की है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप कभी यहाँ पर जेल में गए हैं, अगर गए हैं तो आप यस करेंगे, कितने महीने के लिए गए हैं वो आप डिटेल देंगे, नहीं गए हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC है, अगर है तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर कितने मंथ की आपने सर्विस की है यहाँ पर NCC की, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। आपसे पूछा गया कि क्या आप इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या फिर सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको डेट देनी होगी सर्विस की, कब आपने यहाँ पर वो जॉब छोड़ी है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस के पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर आप
एनसीसी नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप इको या फिर एससीओ नहीं है तो आप फिर यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी, ये आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ई सर्विसमैन या फिर डिसेबल्ड ई सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें। सर्विस की डेट यहाँ पर सेलेक्ट करें, सर्विस की एंडिंग डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस के मंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप नहीं है ई सर्विसमैन तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये डिटेल्स आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी है, अगर ले रखी है तो आप यस करेंगे। स्टार्टिंग डेट देंगे, कब से आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, कब एंड की है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग नहीं ले रखी है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप शहरियाज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे। अपना शहरियाज कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नहीं करते हैं इस कैटेगरी से बिलोंग तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपना आधार वेरिफिकेशन के लिए अपनी सहमति देते हैं, अगर देते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, अपना पैन कार्ड नंबर आपको एंटर कर देना है, और उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 6 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 6 एग्जामिनेशन सेंटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेने हैं। जो आपके नियरेस्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, उनका नाम यहाँ पर देंगे, उनका जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देंगे। अगर आप अनमैरिड होंगे तो फिर आपको ये कॉलम डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी, अगर आप मैरिड होंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पर आपको देने होंगे, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके कितने बच्चे हैं उसकी संख्या यहाँ पर आप देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, आपका बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, अगर होगी तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपको अपने बच्चों की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। आप यहाँ पर आपको अपने बच्चे का नाम देना होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी, जितने भी बच्चे होंगे उनकी डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। और अगर आप अनमैरिड है तो फिर आपके सामने ये कॉलम डिसेबल कर दी जाएंगे, आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपके सामने डिसेबल्ड होंगे अगर आप अनमैरिड होंगे। तो यहाँ पर इन डिटेल्स को आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। क्या आपने यहाँ पर शादी के दौरान दहेज स्वीकार किया था या फिर नहीं, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आपने ऐसे पर्सन से शादी की है जिसकी ऑलरेडी कोई वाइफ या हस्बैंड है, तो यहाँ पर यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर बैंक और ब्रांच का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। अकाउंट का टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, वो सेविंग है या फिर करंट है। अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है। और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत या फिर ब्रांच के अंतर्गत किसी वेल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से,
यानी कि अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बी टेक इस डिसिप्लिन में होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल में आपकी बी टेक की डिग्री होनी चाहिए। सिविल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बी टेक की डिग्री सिविल के अंतर्गत होनी चाहिए। और यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फिर IPCC में, या फिर इंटरमीडिएट एग्जाम आपने पास आउट कर रखा हो और MBA या फिर PG डिप्लोमा कर रखा हो आपने बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर MCOM वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी पोस्ट के, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम की डिटेल देनी होगी। इसमें आप एपियर्ड हैं या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम देनी होगी, किस स्ट्रीम में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर देनी है, कितने % मार्क्स आपने 12वीं क्लास में ऑब्टेन किए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, आप इसमें एपियर्ड है या फिर पास आउट है, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फाइनल ईयर एपियर्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप बताएंगे आपने अपनी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में पास आउट की है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किस डेट को पास आउट की है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का था वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या केवल पास आउट थी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्किंग नॉलेज है हिंदी या फिर रिटर्न की, देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, आपको राजस्थानी कल्चर की भी नॉलेज है और यहाँ पर वर्किंग नॉलेज है आपको हिंदी रिटर्न और देवनागरी स्क्रिप्ट की। तो अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे, नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे, इसमें आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे प्रेजेंटली आप कार्य कर रहे हैं, फिलहाल भी आप कार्यरत है या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अपना नाम देंगे, अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पर देंगे, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, किस डेट से किस डेट तक आपने कार्य किया है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देंगे। यहाँ पर जो ये डेट आप सिलेक्ट करेंगे इनके अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा मंथ्स में। और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, फिर आपके सामने सेकंड कॉलम यहाँ पर ऐसे ही ये शो हो जाएगा और इसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंस अगर आपको है तो। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, इसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी लैंग्वेज की डिटेल देंगे। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर दी गई अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल अपने फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड 10 डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। और यहाँ पर उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से टाइप करना है इंग्लिश लैंग्वेज में और यहाँ पर इस फाइल का टाइप भी JPG या फिर JPEG होना चाहिए। डायमेंशन इसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर इसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं और फिर इन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइड अब आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करें और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RVUNL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।